चाहूंगा वो भी आकर अपना संबोधन दें। मेरी कर्मभूमि की माटी के इस ऐतिहासिक नगरी दादरी में, इस मिहिर भोज कॉलेज के प्रांगण में भगवान शिव और महाकाल के अनन्य भक्त सम्राट मिहिर भोज जी, जिन्होंने 49 वर्ष तक इस देश की माटी पर राज किया, अरब शासकों के अत्याचारों से हमें मुक्त कराया, आज इसमें उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का भाग्य बदला है, उत्तर प्रदेश की माटी आपकी कृतज्ञ रहेगी और हमारी ये नोएडा गौतम बुद्ध नगर की माटी विशेष तौर पर मुख्यमंत्री एक परिवर्तन आया है, एक विश्वास जागा है आम जनता का शासन की ओर, पारदर्शिता की ओर, ईमानदारी की ओर, राष्ट्रभक्ति की ओर, और उसके प्रतीक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जो शासन दिया है, आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेंगी। कल्पना नहीं कर सकता था आज की पीढ़ी कि भगवान राम का मंदिर की शुरुआत करने का सौभाग्य आपको भी मिलेगा। आज देश को ये जोड़ी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी की जोड़ी वास्तव में देश और प्रदेश की दिशा और दशा बदलेगी। साथियों, ये मेरा सौभाग्य रहा 40 वर्ष पूर्व गोरक्षधाम पीठ के अंदर मेरा एक कमरा था, मैं जहां ठहरता था। मुझे माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के विभिन्न रूपों में देखने का बहुत करीब से मौका मिला। जब हम सोकर उठते थे तो पता चला 4 बजे मुख्यमंत्री जी उठकर अपने पालतू कुत्ते के साथ गौ माता की सेवा कर अपनी पीठ के गुरु अपने वैद्यनाथ जी गोरक्ष पीठ के दर्शन कर होते, एक संत के रूप, एक पीठाधीश्वर के रूप में, एक सामाजिक राजनीति की सामाजिक और राजनीतिक लोकप्रियता भी नहीं है। संत के रूप में वास्तव के अंदर उत्तर प्रदेश की माटी को ये भेंट मिली है। गौतम बुद्ध नगर मैं अपने साथी विधायक भाई पंकज सिंह, धीरेन्द्र सिंह, मेरे साथी सांसद भाई सुरेंद्र नागर जी, जिनकी भी एक कर्मभूमि की माटी है, और भाई प्रणव जी, भाई श्रीचंद शर्मा जी, और मुझे एक ऐसा आपने दिया है जो उत्तर प्रदेश में आपकी, लखनऊ में आपकी आवाज के रूप में आपने दिया है। आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आते से डरते थे, उद्योगों का यहाँ पर लागत का बिजली घर इस क्षेत्र को दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी। ये कृतज्ञ है ये क्षेत्र, और आपसे बहुत उम्मीदों के साथ आपको ये विश्वास भगवान बुद्ध के ये लोग आपके साथ ये लोग आपके साथ इन शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। अब हमारे बीच में राज्यसभा सांसद जो इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय सुरेंद्र नागर जी, मैं उन्हें बुलाऊं उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं साथियों। सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाया, चारों तरफ शांति है। मुख्यमंत्री जी ने सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाया, चारों तरफ
अशांति है, जातिवाद और वंशवाद की किसी को नहीं भ्रांति है। एक सन्यासी ने राय धर्म को गौरवपूर्ण निभाया है, सबका किया विकास आपने, सबका मान बढ़ाया है। माननीय सुरेंद्र नागर जी। परिवार की राजधानी दादरी में उत्तर प्रदेश को विकास की दृष्टि से नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले हम सबके आदर्श उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इस क्षेत्र के सम्मानित सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, मंच पर विधायक आदरणीय पंकज सिंह जी, जेवर के सम्मानित विधायक आदरणीय धीरेन्द्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे सम्मान के योग्य हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे आदरणीय अशोक कटारिया जी, हमारे बीच उपस्थित वीरेंद्र सिंह जी जो कांगड़ा से हमारे बीच में आए हैं, रामशंकर गुर्जर जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे इस क्षेत्र के आपके जनप्रतिनिधि उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधित्व करने वाले तेजपाल नागर जी, श्रीचंद शर्मा जी, मैं सबसे पहले आप सबकी तरफ से मिहिर महोत्सव की इस प्रतिमा अनावरण के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का सहारनपुर से लेकर बांदा तक अपने परिवार की तरफ से आभार स्वागत इसलिए करता हूं, अभिनंदन इसलिए करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमारे परिवार के महापुरुष महापुरुष किसी का एक नहीं होता है। अगर हमारे महापुरुष से सबसे सम्मान देना चाहते हैं, स्वीकार करें। आज सारा लोग हमारे बीच में बैठे, हम सब एक एक व्यक्ति के आभारी हैं। हमारे परिवार का एक एक व्यक्ति आपका आभारी है कि आपने हमारे ऐसे विदेशी मिहिर महोत्सव जी का, जो उसको सब समाज ने स्वीकार किया है, जिनकी सब समाजों में मान्यता है, उनकी मूर्ति का अनावरण करने का काम किया है। इसके साथ साथ केवल 2 बात के लिए अभिनंदन मान्य यमुना विकास प्राधिकरण में कोई भी इंडस्ट्री वाला इन्वेस्ट करने के लिए आप तैयार हो जाता है, जहां आपने जेवर एयरपोर्ट से लेकर और काम करने का काम किया है, उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। और इस क्षेत्र के उन लाखों किसानों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी जमीन दी और इस नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना विकास प्राधिकरण के विकास में अपना सहयोग दिया। आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दादरी विधानसभा में 12 योजनाओं का लोकार्पण, जो 12 करोड़ 12 लाख रुपए की है, उनका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उन योजनाओं का, जो 12 योजना है, वो दादरी विधानसभा में उनका लोकार्पण करने का कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज जिन योजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है, उनमें से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत राजकीय इंटर कॉलेज दादरी, सद्भाव मंडप नगर पालिका परिषद दादरी, मिहिर महोत्सव पीजी कॉलेज में 3 साइंस लैब का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत 14 विद्यालयों में एक कंप्यूटर लैब की स्थापना की जा रही है। ज्ञान आनंदपुर में सामुदायिक केंद्र 5 महिलाओं को ई-रिक्शा दिया। थैंक यू सो मच। मैं श्री सदानंद सिसोदिया
और श्री एच के समासी से आग्रह करूंगा कि जो प्रतीक चिन्ह है उसे माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलने से पहले दे दें। और उनके बोलने से पहले मैं एक दोहा पढ़कर सुनाता हूं। महाराज जी, मीर बोस सम्राट का आपने आकर जो सम्मान दिया है, महाराज जी मीर बोस सम्राट का आपने आकर जो सम्मान दिया है कभी बुलाया नहीं जाएगा। इतना ऊंचा काम किया है, हम यही कामना करते हैं कर्मों से सारा सुखी समाज रहे। मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, कृपा हमें आशीर्वाद दें और हमें आपके मैं पुनः माननीय श्री सुरेंद्र नागर जी, माननीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, गुजर विद्या सभा दादरी के अध्यक्ष सम्मानीय श्री राधा रमण भाटी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विजय भाटी जी, माननीय सांसद प्रदीप चौधरी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सत्यपाल सैनी जी, होकर के 9वीं सदी के एक महान धर्मरक्षक, जिन्होंने उस कालखंड में विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ा दिए थे, ऐसे महान धर्मरक्षक सम्राट मिहिर भोज के प्रतिमा के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में आप सब इस उत्साह के साथ एकत्र हुए हैं। मैं सबसे पहले महाराज मिहिर भोज जी को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, ये सूचना के हैं, कहते हैं ना कि जो कौम अपने इतिहास और परंपरा को विस्मृत कर देती है
वो अपने भूगोल की भी रक्षा नहीं कर पाती है। और यही कुछ हमारे साथ भी हुआ है। जो बलिदान दिया, क्या वो बलिदान किसी व्यक्ति विशेष का था क्या? हर मां के लिए इसके लिए अपने वहां पर रख करके और राजकुमार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा करके जो महान त्याग और बलिदान की परंपरा रखी है, आपको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि उस महान परंपरा के आप वारिस हैं और उस महान परंपरा के साथ जुड़ करके केवल गुर्जर समाज को नहीं, पूरे भारतीय समाज को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। कौन ऐसा भारतीय होगा जो पन्ना अध्याय के बलिदान पर और उनके त्याग पर गौरव की अनुभूति नहीं कर सकता? हर व्यक्ति करता है। और उस महान परंपरा के साथ हम जुड़े हैं और उस महान परंपरा ने योगदान दिया। देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वोच्च कोई कोताही नहीं की और उसमें राव उमराव सिंह विस्मृत कर सकता है। तो आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश किए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव का शुभारंभ करते हुए इस बारे में उल्लेख किया था कि हमें उन सभी महापुरुषों को जिनके कारण हमने इतिहास के ज्ञात और अज्ञात महापुरुषों को इतिहास में लीपापोती करके या किन्हीं अन्य कारणों से विस्मृत करने का प्रयास हुआ है, एक बार वर्तमान पीढ़ी के सामने उनके नाम को फिर से स्मरणीय तरीके से, सम्मानजनक तरीके से प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। और आप इसीलिए आह्वान करूंगा करना, चाहे भगत सिंह राव उमरा सिंह या रोशन सिंह का बलिदान रहा हो, या किसी जाति के लिए नहीं, किसी गांव के लिए नहीं, किसी क्षेत्र के लिए नहीं, यह भारत की स्वाधीनता से, भारत की स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए, भारत को स्वाधीन कराने के लिए बलिदान था। और इसलिए महापुरुषों को याद करना कि कभी भी हमें महापुरुषों को जातीय सीमाओं में कैद करने की बजाय राष्ट्र नायक, उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया है, व्यक्ति के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए
काबुल। अभी काबुल में आपने देखा होगा तालिबान के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया। कैसा अत्याचार वहां हो रहा है, अपनी जान बचा करके कैसे वहां पर रह रहे अन्य लोग कैसे अपनी जान बचा करके, जो अमेरिका का जहाज उड़ रहा था उसमें कोई उसके टायर में चढ़ गया, कोई उसकी छत में चढ़ गया, और जब जहाज टेक ऑफ किया तो आपने देखा होगा कैसे लोग गिर रहे थे, क्या स्थिति हो रही थी। ये अराजकता पैदा करने वाले तत्व हम सबको चाहते हैं, जहां पर जिन कारणों देश के अंदर हमारे सामने गुलामी की स्थिति पैदा हुई थी। यह देश गुलाम क्यों हुआ? गुलामी का कारण एक ही था, क्योंकि हम बटे थे जाति के नाम पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर विभाजन के कारण मुट्ठी भर आक्रांता आता था, और मुट्ठी भर आक्रांता आकर के वह यहाँ की धर्म, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा को रौंदता हुआ, यहाँ पर पराधीन करता हुआ, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता हुआ यहाँ पर शासन करता था, और हम सब मौन बने रहते थे। देश अनगिनत बलिदानों के फलस्वरूप आजाद हुआ, और आजादी की इस कीमत को अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर हम सबको एक बार फिर से स्मरणीय बनाना होगा, और इन सभी महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए आगे आना होगा, जिन महापुरुषों ने अपने कालखंड में कुछ अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए। मुझे याद है महाराज वीर भोज का 9वीं शताब्दी का शासन, जब इतिहास के पन्नों में हम पढ़ते हैं, कई यानी उसके प्रांत लगभग 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की जरूरत महसूस नहीं किया था। याद करिए, उसके बाद मोहम्मद गजनवी का ही हमला होता है, जो भारत के मंदिरों को, भारत के धर्मस्थलों को रौंदते हुए, तोड़ते हुए, यहाँ की बहन बेटियों को गजनी की बाजार में 2-2 दिनार में बेचता हुआ बेशर्मी के साथ भारत को अपमानित करता हुआ दिखाई देता है। क्या हमने कभी इतिहास के इन काले क्षणों से भी कुछ सबक सीखा? क्या कि महाराज वीर भोज ने हमें सुरक्षा का जो कवच दिया था, एक आक्रांता आकर के फिर से भारत की धर्म संस्कृति को रोकते हुए, हम सब जानते हैं राजा वीर भोज ये शिव भक्त थे, और गजनवी ने पहला हमला कहां किया था? महान शैव स्थल 12 ज्योतिर्लिंगों में पूज्य सोमनाथ के मंदिर पर। याद करिए, दूसरा महापुरुष में देखता हूं, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में कभी गए होंगे, महाराज सुहेल देव का नाम आपने सुना होगा। से मुक्त किया, लेकिन भाइयों बहनों, इन महापुरुषों के इस त्याग और बलिदान को भारत लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ा पाया। उनके योगदान को लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ा पाया, क्योंकि हमारे यहाँ फिर वही विकृति एक बार फिर से सिर चढ़ करके बोलती हुई दिखाई दी, जिस विकृति के कारण इस देश के अंदर विदेशी आक्रांत आते थे। आप कभी इतिहास पढ़िए, पानीपत के युद्ध के बारे में देखिए, वहां क्या स्थिति है। आक्रांता भारतीय सेना को देखकर भयभीत थे, लेकिन जब वे भारत के अंदर नजर डालते हैं और जब सेनाएं आमने सामने रात्रि को अपने शिविर में रखती थे, तब उन्हें लगता था कि नहीं, भारतीय सेना बड़ी होने के बावजूद भी जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर बटी हुई है, इनमें समन्वय का भाव है, और फिर इसी का लाभ उठा करके विदेशी आक्रांता आकर के
प्रकार से दुरुपयोग हुआ, बात के कालखंड में किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा इस पीड़ा को कौन झेल रहा है? याद करिए, आज से 4.5 वर्ष पहले क्या स्थिति थी। यहां पर कांवड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। आखिर सरकार तो तब भी कोई बाहर से शासक नहीं था प्रदेश में, चेहरे सब आप ही के बीच के थे, लेकिन कांवड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी, दुर्गा पूजा नहीं करने दी जाती थी, कोई भी पर्व और त्योहार नहीं मनाने दिए जाते थे। अभी आपने देखा होगा 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी। क्या 1947 के बाद के लिए भाइयों बहनों हमें याद होगा, समाधान के लिए का दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तय करना होगा। अगर जनमानस की आस्था से हमें देना है, भले की राजनीति कुछ भी कहती हो, उसको उलट करके जब आते हैं अयोध्या में आपका भगवान श्री राम का भव्य किस भव्यता के साथ आगे बढ़ा, गौरव की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। हर भारतीय इस पर गौरव, और यह मैं आपके बीच आया हूं। हम के अवसर पर खास की स्थिति पैदा करें कि फिर से स्लॉटरिंग के माध्यम से जिस प्रकार से भैंसा काटी, और मुझे याद है सुरेंद्र नागर जी मेरे साथ सांसद डेयरी भी चलाते हैं, उन्होंने कहा डेयरी के मुझे और भी जगह पे ढूंढना है। मैंने कहा कैसे? इन्होंने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी गोवंश अवैध बूचड़खानों के हवाले चले गए हैं, और इसको रोकने के लिए हमने कहा इंतजार करिए, भारतीय जनता पार्टी को आने दीजिए, अवैध बूचड़खाने बंद होंगे और गोवंश भाइयों बहनों हम लोग आए थे, हम लोगों ने आने के तत्काल बाद पहला काम यही किया, अवैध बूचड़खाने बंद हो, और दूसरा बहन और बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो। भाइयों बहनों आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 वर्ष का कार्यकाल सरकार का 19 सितंबर को पूरा हुआ है, और 4.5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने के बाद आज आप इस बात को देख रहे होंगे, 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगा नहीं होता है। नहीं तो हर तीसरे दिन एक दंगा इस उत्तर प्रदेश में होता था। इस बदली हुई परिस्थिति के साथ हम सबको जुड़ करके आगे बढ़ना होगा। हमें याद रखना होगा, आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश किए हैं। आजादी अचानक नहीं मिली, एक दिन में नहीं मिली। आजादी के स्वाधीनता के लिए अनगिनत बलिदान हुए, अनगिनत हुए। कहीं जैसे महापराक्रमियों ने, कहीं पर अमराज सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने, कहीं पर रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने जब अपना बलिदान दिया, धीरे धीरे करके देश की आजादी पर जमी हुई पिघलती गई, और 15 अगस्त 1947 तमाम प्राथमिकताओं की जंजीरों को तोड़ किया है। आज हम एकत्र इतनी बड़ी संख्या में
सभी लोग एकत्र हैं, इस विश्वास के साथ एकत्र हैं कि हम लोग अपने आन मान और शान की रक्षा करने के लिए जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो कदम से कदम मिला करके चलेंगे। और इसीलिए मैं आज के अवसर पर आप सबसे अपील करूंगा, भाइयों बहनों, मैं अपील करूंगा, सामाजिक संगठनों से मेरी अपील होगी कि आज उनकी सबसे महंगी भूमिका है। सामाजिक संगठन समाज के अंदर अगर किसी कालखंड में किन्हीं परिस्थितियों के कारण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ा सके, इसके लिए उन्हें तैयार कर सरकार के साथ साथ अलग अलग समुदाय और धर्म इसके लिए आगे आना होगा। और भाइयों बहनों, दूसरा, हम सबको एक बात ध्यान रखना, हमारी जाति मत और उपासना विधि अलग अलग, पूरब से पश्चिम एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें एक ही धर्म के साथ अपने आप को जोड़ना होगा। वह धर्म है राष्ट्र धर्म। अगर राष्ट्र धर्म पर कहीं आंच आई तो कोई भी सुरक्षित नहीं होगा, कोई उपासना विधि सुरक्षित नहीं होगी, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई व्यक्ति, कोई सुरक्षित नहीं होगा। अगर हम एक गलतफहमी में रहते हैं कि देश की सुरक्षा में भले खतरा आ जाए हम सुरक्षित हो जाएंगे, ये हमारी गलतफहमी होगी। हमें याद करना होगा एक ही धर्म, और वह है राष्ट्र धर्म। और राष्ट्र धर्म के लिए हम सबको अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। सम्राट मिहिर भोज ने, यही पन्ना भाई ने, यही राव बड़ा सिंह ने, यही रोशन सिंह ने और यही धन सिंह कोतवाल का यही संदेश आप सबके लिए है। मैं अभिनंदन करता हूं, उन्हें इसके लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका आह्वान करूंगा, आज हम सब समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करें, आगे बढ़ने के लिए